डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 61 प्यार की नई शुरुआत। गाना खत्म हो गया था पर प्रज्ञा तो साहिल में खाई हुई खड़ी थी, जिसे देख साहिल के होठों पर एक मुस्कान आ गई और साहिल के इस मुस्कान को देख जो आज पहली बार उसने इतने अच्छे से दिखाया था, जिसे देख प्रज्ञा उस मुस्कान में खो गई और बिना कुछ सोचे उसके पैर साहिल की तरफ बढ़ गए और उसके पास आकर खोए हुए बोली, आपका ये मुस्कान इतना प्यार, इसे क्यों छुपा कर रखते हैं। प्रज्ञा की बात सुन साहिल की मुस्कान और भी घेरी हो गई और वो बोला, ऐसी बात नहीं है कि हम मुस्कुराना नहीं चाहते हैं, पर जब दिल को ठेस मिलता है, वो भी उससे जिसे हम प्यार करते हैं, तो दिल मुस्कुराने से भी डरता है। प्रज्ञा जो अब तक साहिल के मुस्कान में खोई हुई थी, वो साहिल के बात को सुन होश में आए और साहिल के आंखों में एकटक देखने लगी। वही प्रज्ञा को इसे उसके आंखों में देखते देख साहिल भी उसके आंखों में देखने लगा, पर वो उसके आंखों में और झांक पाता उससे पहले ही प्रज्ञा ने अपने नजरें झुका लिया। ये देख वो थोड़ा हैरान हुआ और वो कुछ पूछता उससे पहले ही प्रज्ञा बोली, साहिल जी, आपने अचानक ये सब, और वो भी मेरे लिए। प्रज्ञा की बात सुन साहिल कंफ्यूज हो गया और पूछा, ये सब क्या, मैं समझा नहीं। प्रज्ञा चारों ओर इशारा कर बोली, ये सब और आपका मेरे लिए सॉन्ग गाना, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये सब क्यों। साहिल अब समझा कि प्रज्ञा क्या पूछना चाहती थी, तो वो एक गहरी सांस लेकर बोला, वैसे ये सब तो एक छोटी सी कोशिश है। साहिल की बात सुन अब प्रज्ञा कंफ्यूज हो गई और बोली, क्या कोशिश, किस चीज की कोशिश। प्रज्ञा के पूछने पर साहिल ने एक गहरी सांस ली, फिर वो अपने टक्सीडो के पॉकेट से कुछ निकाल और अपने घुटनों पर बैठ गया। वही साहिल को ऐसे घुटनों पर बैठते देख प्रज्ञा हैरान हो गई और बोली, साहिल जी, आप ये क्या। वो इतने ही बोली थी कि साहिल बोला, हम जानते हैं प्रज्ञा कि तुमने अपने माँ बाप के खुशी के लिए शादी की थी, और मैंने भी, पर 2 महीने पहले जब आपके साथ मेरी शादी हुआ, मेरी और साथ ही मेरे परिवार की जिंदगी बदल गई है। फिर वो अपने हाथ बढ़कर प्रज्ञा के हाथ को लेकर बोला, जिस दिन ये हाथ ने मुझे छुआ था, एक अजीब सा एहसास हुआ था, पर नहीं सोचा था कि वो दिल के जुड़ने के एहसास हैं। फिर साहिल ने कुछ सोच मुस्कुराते हुए बोला, पता है प्रज्ञा, तुमने सिर्फ मेरे माँ पापा को ही नहीं बल्कि मेरे भाई को भी माँ का प्यार दिया है, और साथ ही मुझे पति के इज्जत के साथ ही एक दोस्त की तरह मेरे दर्द को समझा और मेरे राज को पहले ही ना बताने पर मुझे माफ भी किया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ से दूर रंजीत के विला में रंजीत सोफे पर बैठ कुछ सोचे जा रहा था। फिर वो एक गहरी सांस लेकर खुद से बोला, अब तक तो सिर्फ उस हर्ष नायक का बेटा ही था, पर अब उसकी बेटी भी आ गई, और वो भी जिसे हमने मार दिया था। फिर वो अचानक गुस्से में आ गया और अपने पैरों से सामने रखे टेबल को जोर से मार कर गिरा दिया और गुस्से में बोला, अब चाहे जो हो जाए, मैं उस नायक परिवार के बच्चों के साथ पूरे खानदान को ही झटका दूंगा। ये बोल वो एक एविल स्माइल देने लगा। फिर उसने चिल्लाते हुए बुलाया, मनीष। उसके ये बुलाते ही एक आदमी जो दिखने में हट्टा कट्टा था आया और रंजीत को देख बोला, जी मालिक, बोलिए, हम क्या करें आपके लिए। मनीष की बात सुन रंजीत बोला, मनीष, एक जरूरी काम करना है तुम्हें। ये बोल उसने मनीष को कुछ समझाने लगा। कुछ देर मनीष को समझाने के बाद रंजीत ने पूछा, समझ गए ना क्या करना है। रंजीत की बात पर मनीष ने हाँ बोल रंजीत का दिया काम करने वहां से चला गया और रंजीत अपने चेहरे पर वही एविल स्माइल लिए उसे जाते हुए देखने लगा। वही इधर साहिल वो सब बोल नीचे से उठा और प्रज्ञा के करीब आकर धीरे से पर एक खशीश भरी आवाज में बोला, एक और चीज है जो मुझे 3 दिन पहले ही महसूस और समझ आया। प्रज्ञा जो अब तक साहिल को सुने जा रही थी, वो साहिल के अचानक करीब आने से थोड़ी टिटक गई और उसकी दिल तेजी से धड़कने लगा। साहिल ये देख हल्का सा मुस्कुराया, फिर प्रज्ञा के खान के पास गया और उसी खाशिश भरी आवाज में बोला, हमें समझ आया कि ये दिल आजकल आपको ही ढूंढता है, और महसूस किया कि ये दिल आपके लिए धड़कने लगा है। प्रज्ञा जो अब तक थोड़ी सहमी खड़ी थी, वो साहिल की बात सुन हैरान हो गई और आंखें बड़ी बड़ी कर और मुंह खोल साहिल को देखने लगी। ये देख साहिल को थोड़ा हंसी आने लगा, जिसे प्रज्ञा ने देख लिया था, और वो खुद को संभाल थोड़े गुस्से में बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी ऐसे। प्रज्ञा की बात सुन साहिल मुस्कुरा दिया और बोला, प्रज्ञा शांत हो जाओ, और अब तक जो भी कहा मैंने ऐसे ही नहीं कहा, दिल से कहा है, और वादा करता हूं कि जो भी मैंने कहा उसमें कोई भी झूठ नहीं था। साहिल की बात सुन प्रज्ञा उसे देखने लगी, फिर वो कुछ सोच साहिल को देख बोली, साहिल जी, हम जानते हैं कि हम आपकी माँ पापा की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो मेरे भी कुछ लगते हैं और उन्हें अपने माँ पापा से कम नहीं मानती, पर आपसे रिश्ता तो बस नाम का था। प्रज्ञा की इस बात को सुन साहिल को अच्छा नहीं लगा और उसके दिल में एक टीसी उठी और उसे प्रज्ञा की बात पर थोड़े गुस्से में जवाब देते हुए बोला, प्रज्ञा, हम जानते हैं कि हमें किसी और से प्यार था और हमने आपसे ये बात छुपाया भी, पर हमने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया, क्योंकि जिस दिन से तुम मेरी पत्नी बनी उस दिन से ही मैंने यामिनी को अपने दिल से निकाल दिया था। प्रज्ञा जो साहिल की बातों को सुन रही थी, वो साहिल के आखिरी बात सुन हैरान हो गई और उसे देखने लगी, तो ये देख साहिल हल्के से मुस्कुरा कर बोला, हाँ प्रज्ञा, हम सच बोल रहे हैं, जिस दिन मेरी शादी हो गई थी उसी दिन मैंने खुदा से वादा कर लिया था कि मैं यामिनी की तरह किसी को धोखा नहीं दूंगा और आपको धोखा नहीं दूंगा। साहिल की बात सुन प्रज्ञा के आंखों में नमी आ गई और वो अपने रूंधे गले से बोली, साहिल जी, हम नहीं जानते थे कि आपने मुझे अपनाया था, पर साथ ही मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मुझे आपसे कभी कुछ महसूस होगा। पर फिर वो अपने आंखों में नमी लिए मुस्कुराते हुए बोली, पर पता नहीं कब मेरे ये दिल ने मुझे ही धोखा देकर आपसे प्यार कर बैठा। प्रज्ञा की बात सुन इस बात साहिल हैरान हुआ और प्रज्ञा को देखने लगा, फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आया और वो प्रज्ञा को गले लगाकर बोला, मतलब उस दिन जब आपने मुझे गालों पर जो किस किया था वो प्यार की वजह से किया था।
साहिल की बात सुन प्रज्ञा, जो अब तक आंखों में नमी लेकर खड़ी थी, वो शर्माने लगी। फिर साहिल को अचानक से हक किया और बोली, हाँ साहिल जी, हम नहीं जानते कब पर हमें आपसे प्यार हो गया है, ना चाहते हुए भी इस दिल ने आपको पसंद कर लिया है। प्रज्ञा की बात सुन साहिल के चेहरे की मुस्कुराहट और भी घेरी हो गई और उसने भी प्रज्ञा को कसकर गले लगा लिया। अब आगे क्या होगा, इस प्यार के सफर में साहिल और प्रज्ञा के जिंदगी क्या मोड़ लेगी? रंजीत नायक परिवार के साथ क्या करने का सोच रहा है? क्या साहिल अब सिर्फ प्रज्ञा से प्यार करता है या अब भी यामिनी के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स है? एपिसोड 62 प्यार पर नजर। कुछ देर ऐसे ही साहिल और प्रज्ञा एक दूसरे को गले लगाकर खड़े थे और कुछ देर बाद साहिल उससे अलग हुआ और प्रज्ञा को देख बोला, अब चलिए डिनर कर लेते हैं। साहिल की बात पर प्रज्ञा ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों आगे रखे टेबल पर गए, जहां साहिल ने पहले प्रज्ञा चेयर पर बिठाया, फिर खुद भी उसके सामने जाकर बैठ गया। फिर साहिल ने खुद ही वहां पर रखे बर्तनों से खाना निकाल प्रज्ञा के प्लेट पर डाला और जब प्रज्ञा ने देखा कि सब उसकी पसंद की चीजें हैं तो वो हैरान हो गई। वो साहिल को देख उसी हैरानी से पूछी, साहिल जी, आपको मेरे मनपसंद खाने के बारे में किसने बताया, जबकि मैंने तो कभी आपको बताया ही नहीं? प्रज्ञा की बात सुन साहिल मुस्कुरा कर बोला, ये तो है कि मैंने कभी तुम्हारी पसंद नहीं पूछा, लेकिन अगर मैं कुछ पता लगाना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ तो कैसे भी करके जान ही लेता हूँ। साहिल की बात सुन प्रज्ञा हंस दी और बोली, अच्छा तो कुछ भी जान हो तो आप कैसे भी करके जान ही लेते हैं? फिर वो कुछ सोचने लगी और बोली, तो मुझे बताइए कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? प्रज्ञा की बात सुन साहिल कुछ सोचने लगा, फिर मुस्कुरा कर बोला, रेड एंड ब्लैक। साहिल की बात सुन प्रज्ञा के आंखें बड़ी हो गई और बोली, ओ माय गॉड, ये भी पता है, ठीक है तो ये बताइए कि मुझे कौन सा फूल पसंद है? प्रज्ञा के सवाल पर साहिल फिर मुस्कुरा दिया और बोला, मोगरे का फूल। ये सुन प्रज्ञा तो हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखने लगी। फिर वो उसी हैरानी से पूछी, साहिल जी, सच आपको ये सब किसने बताया? क्योंकि सब सावल से ज्यादा मेरी अखरी सावल का जवाब तो कुछ खास लोगों को ही पता है। प्रज्ञा की बात सुन साहिल मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है अब शांत हो जाए, और ये सब हमें आपके भाई और रमन ने बताया था। साहिल की बात सुन प्रज्ञा ने ओ कहा, फिर कुछ सोच बोली, पर आप मेरे बारे में ये सब क्यों पूछा, जबकि ज्यादातर लोग तो बस उसे गिफ्ट में क्या पसंद है ये सब पूछते हैं? प्रज्ञा की बात सुन साहिल थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, हम बताएंगे क्यों, पर पहले खान खा लेते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। साहिल की बात सुन प्रज्ञा ने हाँ में सिर हिलाया, फिर दोनों खाना खाने लगे और एक दो बार एक दूसरे को खिलाया भी और कुछ ही देर में दोनों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद प्रज्ञा साहिल को देखने लगी तो साहिल हल्का सा मुस्कुराया, फिर वो वहां से उठकर प्रज्ञा से 1 मिनट में आने का बोल वहां से चला गया। कुछ देर बाद साहिल अपने हाथों में एक न्यूज़पेपर में लिपटा हुए कुछ लेकर आया, जिसे देख वो उसके पास गई। प्रज्ञा के साहिल के पास आते ही साहिल ने उस न्यूज़पेपर को खोला तो उसमें मोगरे का फूल था, जिसे देख प्रज्ञा के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। वही प्रज्ञा के इस मुस्कान को देख वो भी मुस्कुरा दिया, जिसके बाद साहिल ने उसे प्रज्ञा के बालों में लगाया। फिर दोनों कुछ देर वहां पर एक दूसरे से बातें कर करीब 11 बजे घर के लिए निकल गए। जब तक वो लोग घर पहुंचे तब तक प्रज्ञा सो चुकी थी, जिसे देख साहिल मुस्कुरा दिया और प्रज्ञा को बाहों में उठाकर अंदर लेकर चला गया। वो प्रज्ञा ऐसे ही बाहों में लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया और कमरे में आने के बाद प्रज्ञा को बिस्तर पर लेटाकर उसके पैरों से हील्स और गले से नेकलेस उतार दिया और उसे ठीक से सुला दिया, जिसके बाद वो फ्रेश होने चला गया और कुछ ही देर में फ्रेश होकर प्रज्ञा को अपने बाहों में लिया और खुद भी सो गया। बहुत देर होने की वजह से सब सो गए थे, पर जब साहिल ने प्रज्ञा को बाहों में उठाए हुए अंदर ला रहा था तो चांदनी, जो अब तक सोई नहीं थी, वो उन दोनों को देख कुछ सोचने लगी, फिर वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ यामिनी के घर में यामिनी अपने कमरे में रखे सारे सामान को गुस्से में फेंक रही थी और बाहर दरवाजे पर उसके पापा यशवंत जी दरवाजा खटखटाते हुए उसे दरवाजा खोलने बोल रहे थे। पर यामिनी तो जैसे किसी की बात को सुन ही नहीं रही थी और वो गुस्से में सब तोड़ते हुए खुद से बोली, पता नहीं उस गांव की गंवार में उसे क्या दिखा जो उसने आज उस लड़की को प्रपोज किया। यशवंत जी, जो यामिनी बातें सुन रहे थे, वो बोले, यामिनी देखो, हम जानते हैं कि ये जो हो रहा वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, पर याद रखो तुम्हारे ऐसे गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। यामिनी, जो अब तक बस गुस्से में सब तोड़ रही थी, वो अचानक रुकी और यशवंत जी के बातों के बारे में सोचने लगी। फिर वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोली, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन दोनों के बीच के प्यार में हमेशा के लिए दरार आ जाए। वहीं दूसरी तरफ आसमान में उड़ रही एक फ्लाइट के अंदर एक लड़का अपने फोन में एक लड़की का पिक्चर देख रहा था, जिसमें उस लड़की ने एक लहंगा पहना था जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो लड़का उस लड़की के फोटो को देखते हुए खुद से बोला, हम वापस आ रहे हैं और इस बार हम खुद से दूर नहीं होने देंगे, बहुत मिस किया है आपको और आपकी बातों को। प्रज्ञा, जो फोटो वो लड़का देख रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि प्रज्ञा था, जिसमें उसने एक पिंक लहंगा पहना था जिसमें वो बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या साहिल और प्रज्ञा के बीच अब कोई और भी आने वाला है जिसका इन दोनों को पता नहीं है? क्या करने वाली है यामिनी ऐसा जिससे साहिल और प्रज्ञा के बीच के प्यार में दरार आ जाए? साहिल और प्रज्ञा को साथ देख चांदनी क्या सोच रही है? एपिसोड 63 दिल के रिश्ते। उस लड़के ने उस फोटो को देख मुस्कुरा दिया, फिर उसे अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लिया। अगली सुबह प्रज्ञा और साहिल एक दूसरे के बाहों में सुकून से सो रहे थे। जब प्रज्ञा की आंख खुली तो खुद को साहिल के बाहों में देख मुस्कुरा दी और प्यार से साहिल के चेहरे को देखने लगी। वो उसके चेहरे को देखते हुए धीरे से अपने उंगली को साहिल के चेहरे पर फेरने लगी और ऐसे ही फेरते हुए अपने उंगली को उसके होठों के पास ले आई। पर वो उसके होठों को उंगली से छू पाती इससे पहले ही साहिल ने अचानक से उसे पलट दिया और उसके ऊपर आ गया। प्रज्ञा ऐसे उसके अचानक पलटने से हैरान हो गई, फिर उसके गाल थोड़े गुलाबी होने लगा और ये देख साहिल के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई।
वही प्रज्ञा उससे नजरें चुराते हुए बोली, आप उठे हुए थे। प्रज्ञा की बात सुन साहिल उसके खानों के पास आया और बोला, हम तो आपसे पहले ही उठ गए थे। साहिल की इस बात को सुन प्रज्ञा बोली, मतलब आप उठकर भी कुछ कहा नहीं और मेरा मजाक बनाया। प्रज्ञा की इस बात पर साहिल उसके गालों को प्रज्ञा के गालों से छूते हुए बोला, प्रभु अब तुम्हें छेड़ने का मजा किसी और चीज में है क्या? साहिल की बात सुन प्रज्ञा हैरानी से उसे देखने लगी, फिर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और वो बोली, आपने हमें अभी क्या कहकर बुलाया? प्रज्ञा की बात सुन साहिल कंफ्यूज हो गया और पूछा, मैंने बस यही कहा कि मुझे तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता है और क्या? वो नहीं, उससे पहले क्या कहा था, मतलब मुझे क्या कहकर बुलाया था? ये बोल प्रज्ञा ने साहिल को देखा तो साहिल बोला, आपको तो प्रज्ञा कहा था और क्या? साहिल की बात सुन प्रज्ञा उसे घूरने लगी और बोली, आपने मुझे प्रज्ञा नहीं कहा था, कुछ और ही कहा था। ये सुन साहिल हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर बोला, कुछ नहीं, बस मेरी पत्नी को एक निकनेम दिया प्रभु, और क्या आपको पसंद आया ये नाम? साहिल की बात सुन प्रज्ञा भी मुस्कुरा दी और बोली, जी हमें ये नाम बहुत पसंद आया। इसके आगे दोनों कुछ बोलते उनके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया तो साहिल ने पूछा, कौन है? साहिल के पूछने पर बाहर से हरीश का आवाज आया, भाई जल्दी उठकर भाभी के साथ नीचे आए, पापा बुला रहे हैं। हरीश की बात पर साहिल ने हाँ कहा, जिसके बाद हरीश वहां से चला गया, जिसके बाद साहिल ने प्रज्ञा के माता चूम बाथरूम चला गया। उसके जाने के बाद साहिल की बातें और कल बिताए खूबसूरत पलों से याद करने लगी, फिर खुद से बोली, साहिल जी हम नहीं जानते कब तक इस रिश्ते को ऐसे ही अच्छे से संभाल पाऊंगी, क्योंकि कभी भी वो दिन आ सकता है जब मैं अपने मकसद के लिए सब छोड़कर चली जाऊं। ये बोल वो एकटक वॉशरूम के दरवाजे को देखने लगी और कुछ देर बाद साहिल के आते ही प्रज्ञा भी फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होकर नीचे गए तो उसे उन दोनों की ही देखे जा रहे थे, जिस वजह से प्रज्ञा और साहिल को अजीब लग रहा था। उन दोनों के चेयर पर बैठते ही सरिता जी ने प्रज्ञा से कहा, बेटी आज आप ब्रेकफास्ट बनाने नहीं आई क्यों? सरिता जी की बात सुन प्रज्ञा थोड़ी हड़बड़ा गई और उसी हड़बड़ाहट में बोली, वो हम थोड़े गहरी नींद में सो गए थे जिस वजह से मैं उठ नहीं पाई। प्रज्ञा को ऐसे हड़बड़ाते देख और उसके ऐसे जल्दबाजी से बात सुन सब मुस्कुरा दिए और वहां सबको पता था कि कल दोनों डेट पर गए थे। वही ये सुन हरीश साहिल और प्रज्ञा को छेड़ते हुए बोला, अरे भाई क्या कर दिया आपने जो भाभी इतनी हड़बड़ा रही हैं? हरीश की बात सुन साहिल उसे घूरने लगा, वही प्रज्ञा के गाल शर्म से लाल होने लगा था और पूरा परिवार मुंह छुपाकर हंसने लगे। फिर सरिता जी और हर्ष जी साहिल को प्रज्ञा का अच्छे से ख्याल रखने का बोल दोनों को आशीर्वाद देकर खाना खाने लगे। कुछ देर में सबने खाना खा लिया, जिसके बाद साहिल कमरे में जाकर अपना लैपटॉप लेकर वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया। वो दरवाजा तक ही पहुंचा था कि प्रज्ञा ने अपने हाथ की चूड़ी बजा दी तो साहिल पीछे मुड़ा तो प्रज्ञा उसके पास आए और उसके चेहरे को पकड़ उसके माथे पर किस किया और बोली, अपना ख्याल रखना और घर जल्दी आ जाएगा। प्रज्ञा की बात सुन साहिल मुस्कुरा दिया और उसने भी प्रज्ञा के माथे पर किस कर बाहर चला गया। वही उसके जाने के बाद प्रज्ञा अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर अपना फोन निकल कर किसी को कॉल किया और बोली, रेहान पता चला कि रमन उस दिन पार्टी के बाद कहाँ गया था? प्रज्ञा के सवाल पर रमन का सेक्रेटरी रेहान बोला, नहीं मैम, हमने उस वक्त की सीसीटीवी निकलने का सोचा तो हमें पता चला कि जिसने भी ये करवाया था उसने पहले ही अच्छे से प्लानिंग कर लिया था। रेहान की बात सुन प्रज्ञा गुस्से में बोली, तुम्हारा मतलब यह है कि उन लोगों ने पहले ही सीसीटीवी को डैमेज कर दिया था जिससे हमें प्रूफ ना मिले और हम उन्हें कभी ढूंढ ना पाएं? प्रज्ञा की बात पर रेहान ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया तो प्रज्ञा गुस्से में बोली, रेहान हम नहीं जानते कैसे, पर तुम्हें उसका पता लगाना ही होगा कि वो शख्स कौन है। प्रज्ञा के ऐसे गुस्से से बड़ी बातों को सुन रेहान थोड़ा घबरा गया, पर फिर भी हिम्मत कर बोला, मैम आप चिंता मत करिए, हम कैसे भी करके उस आदमी को ढूंढ के रहेंगे। इसके बाद प्रज्ञा ने फोन रख दिया, जिसके बाद प्रज्ञा खुद से बोली, चाहे जो हो जाए अब मैं उस शख्स को ढूंढकर उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी। इसके बाद प्रज्ञा कुछ देर आराम कर बाहर आए और किचन की तरफ जाने लगी, तभी उसकी नजर ब्लैकनी में टहलती चांदनी पर गई। उसे वहां देख प्रज्ञा उसकी तरफ बढ़ गई। जब वो उसके पास आई तो वो बोली, चांदनी आप यहाँ क्या कर रही हैं? चांदनी जो किसी सोच में घूम थी प्रज्ञा के आवाज से वो अपने होश में आए और वो पीछे मुड़ी तो प्रज्ञा को वहां देख बोली, प्रज्ञा दी आप यहाँ क्या कुछ चाहिए था? चांदनी की बात सुन प्रज्ञा मुस्कुरा दी और बोली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हें यहाँ देखा तो बात करने चली आई। प्रज्ञा की बात सुन चांदनी मुस्कुरा दी और बोली, ओ अच्छा, वैसे दी क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं सकती हूँ? चांदनी के ऐसे पूछने पर प्रज्ञा ने हाँ में सिर हिलाया तो चांदनी ने पूछा, दी आपने हमें बचाने के बाद मुझे आपके साथ आपके घर में क्यों रहने दिया और मुझे प्यार और इज्जत भी दी? चांदनी की बात सुन प्रज्ञा कुछ देर उसे देखने लगी, फिर वो कुछ सोच बोली, पता नहीं क्यों पर मुझे तुम्हें देख और तुम्हारे साथ बात करने पर एक अपनापन महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे खून का रिश्ता ना होते हुए भी दिल से कोई रिश्ता है जो मुझे आपको यहाँ रोकने पर मजबूर कर रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या सच में प्रज्ञा का चांदनी से दिल से रिश्ता बन गया है, वो भी बिना उसके बारे में कुछ भी जाने? कौन है जिसने रमन को किडनैप किया था, जिसका प्रज्ञा और उसके लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं और क्या कभी लगा पाएंगे? साहिल और प्रज्ञा के इस नए रिश्ते से साहिल के परिवार से क्या प्रज्ञा का रिश्ता और भी घेरा होगा या कम? एपिसोड 64 चांदनी के जिंदगी का छोटा सा पन्ना। प्रज्ञा के ये बात सुन कि उससे रिश्ता सा महसूस होता है, चांदनी के दिल में एक अजीब सी टीस उठी, जिसे महसूस कर चांदनी के माथे पर शिकन आया पर कुछ कहा नहीं। वही प्रज्ञा कुछ सोच चांदनी से पूछी, वैसे चांदनी आपने अपने माँ बाप के बारे में बताया नहीं कि कौन है? प्रज्ञा के ये सवाल पूछते ही चांदनी के आंखों में अजीब सी नफरत और गुस्सा झलकने लगा, फिर उसने उसे जल्दी से छुपा लिया और बोली, है पर अब मेरे पास नहीं है। चांदनी के ऐसी बात को सुन प्रज्ञा उसे देखने लगी, फिर वो बोली, क्या हुआ जो वो सब आपके पास नहीं है?
प्रज्ञा के ये पूछने पर चांदनी उसे आंखों कुछ अजीब से भाव लिए देखने लगी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, जैसा आज ये परिवार है खुशहाल वैसा ही मेरा परिवार भी था। चांदनी ये बोलते हुए अपने एक याद में चली गई। फ्लैशबैक। एक बहुत ही अच्छा सा घर था जिसके अंदर एक प्यारी सी बच्ची की बातें सुनाई दे रही थी। मम्मा मुझे इतनी जल्दी नहीं उठना प्लीज मम्मा, और सोने दो ना। वो 5 साल की लड़की उस घर के एक कमरे में बेड पर लेटी थी और कंबल को कसके पकड़ी हुई थी। वही करीब 40 साल की एक औरत उस कंबल को उस छोटी सी बच्ची के ऊपर से हटाते हुए बोली, मेरी चांदी अब तो उठ जाओ, 11 बजने वाले हैं। उस औरत की बात पर वो बच्ची चांदी ने कहा, मम्मा प्लीज मुझे अभी नहीं उठना, बस आधा घंटा और सोने दो ना मम्मा। वो औरत जो अब तक उसे प्यार से समझा रही थी अब वो थोड़ी गुस्से में बोली, देख चांदी अब अगर तुम नहीं उठी तो मार पड़ेगी, इसलिए जल्दी उठ जाओ। चांदी जो अब तक कंबल से अपना मुंह छुपा कर लेटी थी उस औरत के गुस्से भरी आवाज सुनी घबरा गई और कंबल को मुंह से हटाया। और चांदी के करते ही उस औरत ने उस कंबल को चांदी के ऊपर से हटाकर बोली, चलो अब बिना कोई नखरे किए उठो। ये सुन चांदी ने मायूस सा चेहरे बनाया और उठने लगी कि तभी वहां पर उस औरत का पति आते हुए बोला, अरे भाग्यवान यहाँ क्या हो रहा है और हमारे गुड़िया पर क्यों चिल्ला रही हो। चांदी जिसका चेहरा अब तक मायूस था उस आदमी की आवाज सुन खुशी से उछलकर उस आदमी के पास भाग कर गई और उस आदमी के पैर से चिपक गई। चांदी के ऐसे करते ही उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई और वो चांदी को अपने गोद में उठाया और बोला, ओ मेरे गुड़िया रानी क्या हुआ मम्मा आप पर क्यों चिल्ला रही थी। उस आदमी के ये पूछने पर चांदी उस आदमी को गले लगाते हुए बोली, पापा मुझे इतनी जल्दी नहीं उठना आज क्योंकि मेरी तो छुट्टी है पर मम्मा मुझे सोने नहीं दे रही है। चांदी की बात सुन वो आदमी उसे देखने लगा फिर कुछ सोच बोला, पर गुड़िया हमने तो सुना था कि इतनी देर तक बस बैड गर्ल्स ही सोते हैं, पर जैसे हम जानते हैं आप तो गुड गर्ल है ना। अपने पापा की बात सुन चांदी बोली, हाँ पापा हम गुड गर्ल हैं और अब हम इतनी देर तक कभी नहीं सोएंगे। ये सुन चांदी के पापा मुस्कुरा दिए जिसके बाद चांदी अपने माँ के साथ फ्रेश होने चली और कुछ देर बाद पूरा तैयार होकर नीचे नाश्ता करने आ गई। चांदी अपने माँ के हाथ में खाना खाते हुए टीवी देख रही थी तो चांदी की माँ ने उसके पापा से पूछा, जी आपको ये कैसा पता होता है कि इसे कैसे मनाना है, जबकि मैं कितना भी उसे मनाने की कोशिश करूं वो मानती ही नहीं। ये सुन चांदी के पापा मुस्कुरा दिए और बोले, भाग्यवान वो इसलिए क्योंकि हमारी बेटी चाहे किसी की बात माने या ना माने लेकिन मेरी बात को कभी नहीं टालती। चांदी के पापा के इस बात को सुन चांदी की माँ मुंह फूला कर बोली, हाँ सही कहा, आपकी बेटी है आपकी ही तरह जिद्दी और कामचोर। चांदी की माँ की बात सुन उसके पापा बोले, अरे भाग्यवान आप अब हमसे क्यों नाराज हो रही हैं, और वैसे भी देखिए ये उठ तो गई ना। फ्लैशबैक एंड। ये सब सोचते हुए चांदनी के आंखों में नमी आ गई थी। वही प्रज्ञा ये सुन मुस्कुरा दी। फिर वो कुछ सोच चांदनी से पूछी, मतलब आपके माँ और पापा आपको चांदी कहकर बुलाते थे। चांदनी जो अब तक अपने यादों में खोई हुई होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी लिए खड़ी थी प्रज्ञा की बात से होश में आए और बोली, जी और आज तक इस नाम को किसी और को हमें बुलाने नहीं दिया। ये सुन प्रज्ञा कुछ सोच बोली, तो अगर इतने खुशी की जिंदगी थी तो अचानक क्या हुआ जो आप उनसे दूर हो गए। प्रज्ञा के इस सवाल पर चांदनी उसे देखने लगी फिर अपने चेहरे को फेर कर गुस्से में बोली, ऐसे ही हम हंसी खुशी जी रहे थे पर कुछ साल के बाद कुछ लोग मेरे पापा के पीछे पड़ गए और 2 महीने पहले उन्हें एक झूठे केस में फंसाकर मेरे पापा को मुझसे दूर किया, जिसके कुछ दिन बाद ही मेरी माँ ने ये दुनिया छोड़ दिया। वही इन दोनों से थोड़ी दूरी पर हरीश खड़ा था जिसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और वो ये सब सुन कुछ सोचने लगा। वो चांदनी को देखते हुए अपने मन में बोला, अजीब है जिस लड़की को मैंने पहली बार देखा था वो कितनी घमंडी थी पर ये तो दिल से इतनी स्ट्रांग है और आंखों में दर्द लिए हुए है। फिर वो चांदनी को देखते हुए बोला, पता नहीं क्यों पर पहले से अब थोड़े अच्छी लगने लगी हो और कब से ये भी हमें नहीं पता। ये बोल वो चांदनी को एक अलग ही नजर से देख रहा था फिर वो हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चला गया। वही इधर चांदनी अखरी लाइन बोलते हुए उसका गला सूख सा गया और उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वही चांदनी की इस बात को सुन प्रज्ञा को भी बुरा लगा। फिर प्रज्ञा ने जब महसूस किया कि चांदनी रोने लगी है तो वो उसके पास गई और उसे कंधे से पकड़ उसकी तरफ मोड़ उसे गले लगा लिया। वही चांदनी जिसने अब तक अपने आंखों से आ रहे आंसू को रोक कर रखी थी प्रज्ञा के गले लगाते ही चांदनी के आंखों से बाहर आ गए और वो बिना रुके रोने लगी। वही प्रज्ञा बस उसके सिर को सहला रही थी और सहलाते हुए अपने मन में बोली, हम जानते हैं चांदनी की कैसा लगता है जब अचानक माँ बाप हमें छोड़कर चले जाते हैं। वही चांदनी जो प्रज्ञा को गले लगाकर रोए जा रही थी वो अपने मन में बोली, अभी तो मैंने वो बताया है जो मैंने बचपन में बिताया था पर आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि मेरी ये बातें सिर्फ कुछ चीजों को पता लगाने के लिए किया है। और ये सोचते हुए उसके आंखों में एक अलग ही गुस्से भरा जुनून दिखाई दे रहा था। अब आगे क्या होगा, क्या जो चांदनी ने कहा है वो सब सच है या चांदनी का बनाया हुआ कोई चाल। कौन है वो जिसने चांदनी के जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। चांदनी के जिंदगी में जो हुआ उसे जानकर प्रज्ञा कैसे रिएक्ट करेगी और क्या इससे प्रज्ञा के दिल में चांदनी के लिए प्यार और इज्जत और भी बढ़ेगा। एपिसोड 65 इप्स ऑफिसर एम्स यशस्विनी गुप्ता। प्रज्ञा कुछ देर चांदनी को गले लगाने के बाद उसे खुद से दूर किया और चांदनी से बोली, वैसे हम आपके दुख को कम तो नहीं कर सकते पर हम हमेशा यही हैं, जब भी आपको उनकी याद आए और आपको किसी के साथ की जरूरत है तो हमारे पास आ सकती हैं। प्रज्ञा की बात को सुन चांदनी मुस्कुरा दी और बोली, जी दीदी और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ रहने दिया। चांदनी की बात सुन प्रज्ञा मुस्कुरा दी और बोली, मुझे दी भी बुला रही हो और शुक्रिया भी बोल रही हो, आप तब तक यही रह सकती हैं जब तक आपके जिंदगी में सही नहीं हो जाता, ठीक है। प्रज्ञा की बात पर चांदनी मुस्कुरा दी जिसके बाद दोनों वहां से अपने कमरे की तरफ चले गए। जब प्रज्ञा अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि उसका फोन जो बेड के साइड टेबल पर रखा था वो बजे जा रहा था।
जिसे सुन वो फोन को उठाया तो दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, मैम हमने उस शख्स को पकड़ लिया जिसने रमन सर को किडनैप किया था। ये सुनते ही प्रज्ञा के चेहरे पर एक जानलेवा एक्सप्रेशन आ गया और वो गुस्से से बोली, तो वो मिल गया, उसकी अच्छे से खातिरदारी करो, मैं कुछ देर में पहुंचती हूँ। ये बोल प्रज्ञा ने फोन काट दिया और जल्दी से वहां से चली गई और कुछ ही देर में वो जीन्स और टॉप पहने एक बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। वो उस बिल्डिंग के अंदर गई और वो सीढ़ियों से 2 फ्लोर ऊपर चली गई। वो सेकंड फ्लोर पहुंचते ही सीधा एक कमरे में चली गई जो दिखने एक प्राइवेट रूम लग रहा था। उसके अंदर जाते ही वहां का नजारा देख प्रज्ञा के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आया और वो वहां पर खड़े एक आदमी के पास आए और बोली, रेहान इसने कुछ बताया था नहीं? प्रज्ञा के इस सवाल पर रेहान बोला, नो मैम, इसे कितनी बेरहमी से क्यों ना मारे पर यह है कि अपना मुंह खोलता ही नहीं। रेहान की ये बात सुन प्रज्ञा ने अपने दांत पिसते हुए बोली, अच्छा तो क्यों ना इसे मारने के बजाय टॉर्चर करें, तब शायद बता दे। प्रज्ञा की बात सुन रेहान हैरान हो गया पर उसने कुछ कहा नहीं, जिसके बाद प्रज्ञा उस चेयर के पास गई जहां पर एक आदमी बंधा हुआ था और उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे। ये देख प्रज्ञा कुछ सोचने लगी, फिर उसने पास खड़े एक के कान में कुछ बोली और प्रज्ञा की बात सुन उस आदमी के आंखों में हैरानी के साथ डर दिखाई दे रहा था। वो आदमी डर से ही वहां से बाहर चला गया और कुछ ही देर में वो एक डिब्बा लेकर आया जो एक कपड़े से ढका था। वो आदमी प्रज्ञा के पास आया तो प्रज्ञा एक डेविल स्माइल के साथ उस डब्बे को अपने हाथ में लेकर चेयर पर बंधे उस आदमी से बोली, मेरे दोस्त रमन को किसने मारने कहा था, ये बताओगे या नहीं? प्रज्ञा के ये पूछने पर वो आदमी एक व्यंग भरे मुस्कान से बोला, जो करना है करो, मैं नहीं बताने वाला। उस आदमी की बात सुन प्रज्ञा के पास खड़ा आदमी अपने मन में बोला, लगता है ये आदमी पागल है, इसे नहीं पता कि उस डिब्बे में जो है उससे इसका पूरा घमंड निकलने वाला है। वो आदमी ये सोचते हुए उस चेयर पर बंदे आदमी को दया भरी नजरों से देख रहा था। वही प्रज्ञा उस आदमी के व्यंग भरे मुस्कान को देख उसके आंखों में खतरनाक भाव आ गया। प्रज्ञा ने उसी भाव को आंखों में लिए रेहान से बोली, रेहान जिन्हें भी यहाँ खौफनाक चीखों से डर लगे उसे यहाँ से बाहर जाने बोलो। प्रज्ञा के इस बात को सुन वहां सब एक दूसरे को देखने लगे कि तभी वो आदमी जिसने उस डिब्बे को लाया था वो जल्दी से वहां से बाहर चला गया। वही ये देख सब हैरान हो गए और कुछ ही देर में रेहान और एक दो आदमी को छोड़ सब बाहर चले गए। उन सब के बाहर जाते ही प्रज्ञा ने चेयर पर बंदे आदमी को देख एक खतरनाक मुस्कान दिया और उस डिब्बे के ऊपर से कपड़े को उतारा तो उसमें एक झुंड बने लाल और खतरनाक चींटियां थी। वही वहां पर खड़े सब जो अब तक शांत थे ये देख सबके होश उड़ गए और जिन्हें अब तक कुछ समझ नहीं आया था अब समझ गए थे कि प्रज्ञा क्या करना चाहती थी। वही वो आदमी जो चेयर पर बंधा था और अब तक घमंड से भरा था ये देख हैरान और खौफ से भर गया और वो घबराहट से बोला, ये क्या है, नहीं तुम ये क्या करने की सोच रही हो? उस आदमी की ये बात सुन प्रज्ञा के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आए और उसने एक आदमी से बाहर से बड़े से बक्से को लाने बोला और बक्से के आते ही चेयर पर बंदे आदमी को उस बक्से के अंदर बिठाने बोली। प्रज्ञा ने जो कहा था वो करने के बाद सब उस बक्से से दूर हुए तो उसने अपने पॉकेट से एक ग्लव्स निकलकर पहनी और उस बक्से के मुंह को उस बक्से के अंदर डाल उसके दखन को खोल दिया और उस बक्से को अंदर डाल दिया। ये होते ही एक आवाज के साथ वो डिब्बा अंदर गिर गया और इसके कुछ ही मिनटों में एक खौफनाक चिक बक्से के अंदर से आया और ये सुन प्रज्ञा के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वही रेहान और एक दो आदमी जो अभी भी वहां थे वो घबरा गए। कुछ देर ऐसे ही छींक आता रहा जिसके 10 मिनट बाद छींकें रुक गई और ये सुन प्रज्ञा रेहान से बोली, रेहान एक काम करो, इसके ऊपर से उन चिट्टियों को संभाल कर निकाल देना और इसे तुम्हारे सर के जो पिंजरा है ना उसमें लिटा देना और किसी डॉक्टर को थोड़ा दिखा देना, पर हाँ हॉस्पिटल लेकर मत जाना, मैं आधे घंटे बाद आऊंगी और ध्यान रखना कि उससे पहले इसे होश आ जाए तब हम इससे बात कर लेंगे। इसके बाद वो वहां से चली गई और रेहान ने वो किया जो प्रज्ञा ने कहा था। कुछ ही देर में उस आदमी को होश आ गया था और अब वो बहुत डरा हुआ उस पिंजरे में अपने गांव को पकड़े लेटा था और रेहान ने उसे होश में आया देख प्रज्ञा को कॉल कर बुला लिया। कुछ ही देर में प्रज्ञा वहां आ गई और उसे देखते ही वो आदमी खौफ से प्रज्ञा को देखने लगा और बोला, हमें कुछ मत करना, जीतना मुझे पता है, मैं सब बता दूंगा, प्लीज मुझे कुछ मत करना। उस आदमी के ये बोलने पर प्रज्ञा के होठों पर मुस्कान आ गई और बोली, अच्छी बात है, अब बताओ कि किसने तुझे रमन को मारने कहा था? प्रज्ञा के सवाल करने पर उस आदमी ने बताना शुरू किया और उसकी बातें सुनते हुए प्रज्ञा के चेहरे के भाव बदलने लगे और पूरी बात सुनने के बाद प्रज्ञा के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्से के भाव आ गए थे। जिसके बाद प्रज्ञा ने उस आदमी को देखते हुए रेहान से बोली, अब जब हमें सब पता लग चुका है तो इसे हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दो। ये बोल बिना किसी के बात को बिना सुने वहां से चली गई और रेहान ने गुस्से में उस पिंजरे के पास आकर उस आदमी के गले को पकड़ एक चाकू से उसके गले के आर पार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक लेडी कांस्टेबल इधर से उधर टहल रही थी और बार बार अपने घड़ी को देखे जा रही थी कि एक और लेडी कांस्टेबल उसके पास आए और पूछी, अरे प्रिया तू यहाँ ऐसे इधर से उधर क्यों चले जा रही है? इस पर वो लेडी कांस्टेबल प्रिया बोली, अरे यार मैम का वेट कर रही हूँ, एक जरूरी बात बतानी थी उन्हें। प्रिया की बात सुन वो एक और लेडी कांस्टेबल बोली, पर इतनी भी क्या जरूरी बात है जो तू इतनी परेशान और बेसब्र हुई जा रही हो? उस लेडी कांस्टेबल की बात पर प्रिया बोली, अरे यार मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मैम के आने बाद मैम ने इजाजत दिया तो बता देंगे, अभी तुम यहाँ से जाओ। प्रिया की ये बात सुन वो लेडी कांस्टेबल मुंह बनाते हुए कहां से चली गई और प्रिया फिर से इधर से उधर चलते हुए अपने घड़ी को बार बार देखते हुए इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में एक लड़की पुलिस यूनिफॉर्म में अंदर आई तो उस लड़की को देख प्रिया जल्दी से उसके पास आए और उसे सैल्यूट करते हुए बोली, जय हिंद मैम। प्रिया की बात पर उस लड़की ने भी जय हिंद कहा और पूछी, क्या हुआ प्रिया, तुम यहाँ कुछ काम था क्या? उस लड़की के पूछने पर प्रिया बोली, मैम सेंट्रल जेल से कॉल आया था कि वो मर गया। प्रिया की बात सुन वो लड़की प्रिया को देखने लगी, फिर वो गंभीर होते हुए बोली, किसने बताया तुम्हें ये बात?
इस पर प्रिया कुछ बोलती वहां पर एक कांस्टेबल आया और बोला, मैम कमिश्नर का कॉल। ये सुन वो लड़की हाँ में सिर हिलाकर अपने केबिन के अंदर गई और टेबल पर रखा लैंडलाइन फोन को उठाया और बोली, इप्स ऑफिस से यशस्विनी गुप्ता रिपोर्टिंग सर। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यशस्विनी गुप्ता थी जो विक्रांत की बहन थी। वही यशु के ये कहने पर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुन यशु ने सिर्फ यस सर बोल फोन को रख दिया और प्रिया को अपने साथ लेकर बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। एपिसोड 66 रंजीत के व्यूअर इरादे। यशु प्रिया के साथ अपने पुलिस जीप में बैठी और वहां से निकल गई और कुछ ही देर में एक मैदान में आई जहां बहुत सारे ऑफिसर्स मौजूद थे और साथ ही वहां पर एक शव भी रखा था जिसके पास कुछ लोग थे और उसे चेक कर रहे थे। जिसे देख यशु जीप से उतरकर वहां पर आई तो कमिश्नर सर जो वहीं पर खड़े थे वो बोले, यशस्विनी जी आपको क्या लगता है इसे किसने इसे मारा होगा? कमिश्नर सर के सवाल पर यशु उस शव को गौर से देखने लगी फिर बोली, वैसे तो इसके ज्यादा कोई दुश्मन नहीं है पर हो सकता है कि इसके ही आदमियों ने मारा हो। यशु की बात सुन कमिश्नर सर उसे देखने लगे और फिर वो बोले, अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसे उसके गैंग वालों ने ही मारा है? कमिश्नर सर की बात पर यशु उस शव को देखते हुए बोली, सर शंकर एक मामूली सा गुंडा है पर एक बात हम नहीं भूल सकते कि इसके पीछे अभी भी कोई बड़ा छुपा है जिसके बारे में हमें अभी नहीं पता और कोई भी दुश्मन किसी को आसान मौत नहीं देता, वो अपने ही लोग होते हैं जो मुंह हमेशा के लिए बंद करवाने के लिए जल्दी से मौत देकर चले जाते हैं। यशु की बात सुन कमिश्नर सर ने शंकर के शव को देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया जिसके बाद वो बोले, ये तो है पर अब आपको ही इसके कातिल को ढूंढना होगा क्योंकि इसका केस आपके ताने से आया था। कमिश्नर सर के इस बात को सुन यशु ने हाँ में सिर हिलाया तो कमिश्नर सर बोले, वैसे आपको अकेले नहीं बल्कि किसी और के साथ मिलकर उसे ढूंढना है। कमिश्नर सर की इस बात को सुन यशु हैरान हो गई और उन्हें देखने लगी और कुछ बोलने को हुई तो कमिश्नर सर बोले, ये कोर्ट का ऑर्डर है और जिन्होंने ये केस लड़ा था उन्होंने परमिशन लिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इस शख्स का पता लगाए और इसे भी सजा दिलवाएं। कमिश्नर सर की इस बात को सुन यशु को कुछ याद आया और उसके आंखें बड़ी हो गई और वो खुद से बोली, अरे यार ये तो वही है ना प्रज्ञा का भाई, अगर उसने मुझे देख लिया तो मैं क्या बोलूं और अगर मुझसे सवाल किया तो। वो ये बोली ही थी कि उसे एक जानी पहचानी सी आवाज आई, कमिश्नर सर मैं आ गया और मुझे बता दे कौन है वो जो मेरे साथ इस केस को हैंडल करेंगे। इस आवाज को सुन यशु के आंखें बड़ी हो गई और वो धीरे से पूछे मुड़ी तो देखा कि पीछे गणेश खड़ा कमिश्नर सर से बात कर रहा था। वही गणेश जो कमिश्नर सर से बात कर रहा था उसकी नजर अचानक से यशु पर पड़ा तो वो उसे पुलिस यूनिफॉर्म में देख हैरान हो गया। वो उसे हैरानी से देखने लगा तो कमिश्नर सर ये देख बोले, मिस्टर यादव यही हैं जिनके साथ मिलकर आपको केस को सॉल्व करना है, इनका नाम यशस्विनी गुप्ता है। फिर वो यशु को देख बोली, यशस्विनी जी इन्हें आप जानते होंगे, इंडिया के फेमस लॉयर गणेश यादव और इन्हीं के साथ अब आगे के केस की सॉल्व करेंगे। गणेश अब भी यशु को एक टक देखे जा रहा था, वही यशु को अजीब लग रहा था पर वो बिना कुछ बोले कमिश्नर सर को देख हमें सिर हिला दिया और गणेश ने भी कुछ नहीं कहा जिसके बाद कमिश्नर सर उन दोनों को डिस्कस करने बोल वहां से चले गए। उनके वहां से जाते ही यशु इधर उधर देखने लगी जिसे देख गणेश की आईब्रोज ऊपर उठे और वो बोला, एम्स यशस्विनी अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। गणेश की इस बात को सुन यशु उसे देखने लगी तो वो उसके पास आया और धीरे से यशु के खानों में बोला, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे पर बाद में पूछेंगे कि ये बात किसी को क्यों नहीं बताया, अपने भाई को भी नहीं। ये बोल गणेश उससे दूर हुआ। वही गणेश को इतने पास से महसूस कर यशु को एक अजीब सी गुदगुदी सा लगा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो बस उसे देखती रह गई। वही गणेश बिना कुछ बोले वहां से आगे चला गया तो प्रिया जो अब तक ये सब देख रही थी वो कंफ्यूजन में एक बार यशु को तो एक बार जाते हुए गणेश को देखने लगी। फिर वो यशु के पास आए और बोली, मैम वो चले गए क्या, हम उनके साथ नहीं जा रहे हैं? यशु जो आप तक किसी सोच में घूम थी वो होश में आए और प्रिया की बात सुन आगे देखी तो गणेश उन दोनों से बहुत आगे निकल गया था जिसे देख वो प्रिया को लेकर उसके पीछे चली गई। वही दूसरी तरफ साहिल के ऑफिस में वो अपने केबिन में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि तभी किसी ने उसके कैबिन के दरवाजे को खटखटाया तो साहिल लैपटॉप में देखते हुए कहा, कम इन। उसके ये बोलते ही अभय अंदर आया और साहिल से बोला, सर कोई रंजीत के नाम से आया है। अभय की बात सुन साहिल उसे देखने लगा तो अभय बोला, उन्हें कुछ डिस्कस करना है और अपॉइंटमेंट भी लिया है। अभय की बात सुन साहिल ने हाँ कहा तो अभय वहां से चला गया और साहिल सोचते हुए खुद से बोला, ये कौन है जिसके नाम को भी हमने नहीं सुना है। वो ये सोच ही रहा था कि फिर एक बार उसका दरवाजा खुला और रंजीत अंदर आया जिसे देख साहिल बोला, हेलो मिस्टर रंजीत, आइए बैठिए। साहिल की बात सुन रंजीत उसके सामने के चेयर पर आकर बैठा और उसके बैठते ही साहिल ने पूछा, जी बोलिए आपको हमसे क्या बात करना था? साहिल के सवाल पर रंजीत बोला, जी वो हमें पता लगा कि आप किसी हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। रंजीत की बात सुन साहिल कुछ सोचा फिर बोला, जी पर हमने कुछ देर बाद के लिए बोला था क्योंकि अभी तक वो हॉस्पिटल बना नहीं है। साहिल के इस बात पर रंजीत बोला, कोई नहीं मिस्टर साहिल, हमने सुना तो पूछने आए क्योंकि हमारे हॉस्पिटल के कुछ इंटर्न्स के लिए एक नए हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे जहां वो अपने खुद के पहचान बनाएं। रंजीत की बात सुन साहिल मुस्कुरा कर बोला, ये तो अच्छी बात है, तो आप एक काम करें, अपने इंटर्न्स को तैयार रखें, हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार होने के बाद उनमें से अच्छे कैंडिडेट्स को चुनेंगे। साहिल की बात सुन रंजीत ने मुस्कुरा कर हाँ बोला जिसके बाद वो वहां से चला गया। वो साहिल के कंपनी से बाहर आकर कार में बैठा और ड्राइवर को चलने बोला और वो खिड़की से बाहर देखते हुए अपने मन में बोला, अब देखते हैं कि तुम लोग इस हॉस्पिटल को अच्छा कैसे बनाते हो। एपिसोड 67 कौन है ये इंद्र। दोपहर का वक्त, खाली मैदान में सब जी अब तक शंकर के शव के पास थे, वो सब उस पर मिले जो भी सबूत थे उसे लेकर चले गए थे और कमिश्नर सर ने यशु और गणेश को और भी तहकीकात करने उनके साथ कुछ कांस्टेबल और हॉस्पिटल के 2 वार्ड बॉय को वहां छोड़ चले गए।
यशु और गणेश मिलकर शंकर के बॉडी को गौर से देख रहे थे और उसके गले पर लगा चाकू के निशान को देख कुछ सोच रहे थे। वो दोनों सोचते हुए अचानक से एक दूसरे को देखा, फिर साथ बोले, अनप्रोफेशन किलर। दोनों ने ये इसलिए कहा था क्योंकि जो गांव उसके गले में था वो ज्यादा घेरा नहीं था, जिसे देख उन्हें समझ आ गया था कि शंकर की मौत उस चाकू के वार से नहीं बल्कि किसी और ही वजह से हुआ था। फिर गणेश बोला, एम्स यशस्विनी, हमें लगता है कि अब हमें जेल जाकर ही पता लगाना होगा कि ये सब किसने किया है। गणेश की बात पर सहमत होते हुए यशु ने हाँ बोल, फिर दोनों ने कल सुबह वहां पर जाने का फैसला कर वहां से साहिल के विला की तरफ निकल गए। यशु के कहने पर गणेश उसके जीप में ही बैठ गया और दोनों ही खामोश थे। गणेश ने उस खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, यशस्विनी जी, आप बता सकती हैं कि क्यों किसी को ये नहीं बताया है कि आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं। यशु कुछ देर चुप रही, फिर गाड़ी को चलाते हुए ही बोली, वो इसलिए गणेश जी क्योंकि मेरे पापा को अगर पता चला तो वो बोलेंगे कि मुझे ये करने की जरूरत नहीं है और हमारा बिजनेस संभालो। यशु की बात सुन गणेश उसे देखने लगा, फिर वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सिर्फ अपने माँ पापा के ना बोलने पर हम हमारे सपने को ना ही छोड़ सकते हैं या हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते हैं। गणेश की बात सुन यशु उसे देखने लगी, फिर वो वापस रोड की तरफ देख मुस्कुरा दी और बोली, मतलब आपको लगता है कि मुझे मेरे सपने को बिना किसी से छपाई करना चाहिए। इस पर गणेश बोला, हाँ, क्योंकि आप एक बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं और साथ ही हम आपके साथ हैं। गणेश की बात सुन यशस्विनी के चेहरे की मुस्कान और घेरी हो गई और वो बोली, शुक्रिया गणेश जी, और हम बहुत जल्द माँ पापा मेरे इस जॉन के बारे में बता दूंगी। यशु की बात सुन गणेश भी मुस्कुरा दिया, जिसके बाद दोनों ही चुप हो गए और कुछ ही देर में दोनों साहिल के विला के सामने पहुंच गए। जिसके बाद दोनों ही जीप से उतरकर विला के अंदर चले गए। जब दोनों अंदर आए तो उन्होंने देखा कि विक्रांत और साहिल किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। जब साहिल और विक्रांत की नजर इन दोनों पर पड़ा तो यशु को पुलिस यूनिफॉर्म में देख दोनों हैरान हो गए और सोफे से उठकर खड़े हो गए। वहीं उन दोनों के इस रिएक्शन को देख यशु थोड़ी घबरा गई, पर उसने घड़ी सांस लेकर खुद को संभाल उन दोनों के गई और गणेश भी उसके पीछे उनके पास आ गया। वही विक्रांत तो बस हैरानी से यशु को देखे जा रहा था और उसी हैरानी से पूछा, दीदी ये क्या है और आपने पुलिस यूनिफॉर्म क्यों पहना है। विक्रांत की बात पर यशु कुछ बोलती उससे पहले ही परिवार के सारे लोग वहां आ गए, जिन्हें देख यशु और भी नर्वस हो गई। यशु को इतना नर्वस होता देख गणेश को हंसी भी आ रहा था और उसके लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था। फिर कुछ सोच गणेश बोला, यशस्विनी जी, अब बता भी दीजिए कि आपने कितने गर्व का काम किया है। गणेश की ये बात सुन सब उसे देखने लगे तो वो बोला, सही सुना, आप सबने गर्व का काम जिसे ये माँ पापा के डर की वजह से छुपा रही हैं। गणेश की बात सुन अब सब यशु को देखने लगे और पर यशु अब भी चुप खड़ी थी, जिसे देख अब सरिता जी उसके पास आए और प्यार से बोली, बेटी क्या बात है, हमें बताए। यशु ने सरिता की ये बात सुनी तो वो उसके गले लग गई और बोली, आंटी आपको याद है जब मैं छोटी थी तो मैं बोलती थी कि मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनना है। यशु की बात सुन सरिया जी ने उन पलों को याद करते हुए बोली, हाँ बेटी, याद है जब आप गंटोय को पकड़कर बोलती थी आप एक पुलिस बनकर सब थीफ को पकड़ेंगी। इस पर यशु उनसे अलग होकर खुद को दिखाते हुए बोली, आंटी आज मैं पुलिस ऑफिसर बन गई हूं, पर अब पता नहीं कि अगर पापा को ये बात पता चला तो क्या करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उन्हें मेरा पुलिस बनने की बात करने पर कितना गुस्सा आता था। यशु की इस बात को सुन पहले सब हैरान हो गए और यशु को पूरी तरह से देखने लगे, जिसने पुलिस यूनिफॉर्म पहना था जिसके ऊपर इप्स ऑफिसर यशस्विनी गुप्ता लिखा था। साथ ही उसके कंधे पर 3 स्टॉर्स थे, जिसे देख सबको यशु पर गर्व महसूस हुआ। वही विक्रांत ये देख बहुत खुश था और वो बोला, दीदी आपने अपना सपना पूरा किया, पर कब आपने किसी को भी बताया नहीं। विक्रांत के इस सवाल पर यशु मुस्कुरा दी, फिर बोली, विक्रांत मैंने माँ पापा को नहीं बताया था कि जब मेरे कॉलेज चल रहे थे तब मैंने कॉलेज के साथ इप्स की तैयारी भी शुरू कर ली थी। यशु की ये बात सुन विक्रांत हैरान हुआ, फिर उसने पूछा, तो दी आप कितने सालों से इप्स ऑफिसर हैं। विक्रांत के पूछने पर यशु मुस्कुराकर बोली, 4 साल, जिसमें 1 साल 7 महीने में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थी, जिसके बाद में मुंबई की डीएसपी बनी। यशु की बात सुन सब खुश हो गए और विक्रांत बोला, दी आप चिंता मत कीजिए, अगर पापा नहीं भी माने ना तो मैं आपके साथ हूँ, इसलिए जो भी हो जाए आप इसे मत छोड़ना, ठीक है। विक्रांत की बात सुन यशु के आंखें नम हो गई और वो विक्रांत के पास जाकर उसे खसकर गले लगाया। वहीं इधर चांदनी जो नीचे नहीं गई थी वो कुछ सोचते हुए बालकनी में खड़ी थी कि तभी उसका फोन बजा, जिसे सुन उसने उसे उठाया तो दूसरी तरफ से कुछ बोला गया, जिसे सुनने के तुरंत बाद चांदनी के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वही चांदनी की आंखें आंसू से भर गई और वो बेसुध होकर नीचे फर्श पर गिरी और अब उसके आंखों में सिर्फ आंसू और खालीपन के कुछ नहीं था। वो धीरे से बेसुध हालत में ही खुद से बोली, अब चाहे जो हो जाए मैं किसी को भी खुशी से जीने नहीं दूंगी। फिर अचानक से चांदनी ने चेहरे पर बहुत ही खौफनाक एक्सप्रेशन आ गए और वो गुस्से और कांपती हुई आवाज में बोली, अब तुम लोगों की जिंदगी को बर्बाद किए बिना मैं नहीं रहूंगी, अब तुम लोग देखोगे कि चांदनी कौन है और उसके लोगों को कुछ करने पर क्या सजा मिलती है। वहीं इधर नीचे सब यशु के लिए खुश थे कि तभी गणेश का फोन बजा तो उसने उठाया तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुन गणेश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई, जिसके बाद उसने फोन रखा तो प्रज्ञा ने पूछा, भाई क्या हुआ, आप अचानक से इतने खुश क्यों हो रहे हैं। प्रज्ञा के सवाल पर गणेश खुश होते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि इंद्र वापस आ गया है और वो हमसे मिलने यहीं पर आ रहा है। गणेश की इस बात को सुन प्रज्ञा के आंखें बड़ी हो गई, फिर वो भी खुश होते हुए बोली, ये इंद्र वापस आ गया। एपिसोड 68 साहिल का जालन। प्रज्ञा और गणेश को इतना खुश होते देख हरीश ने पूछा, अरे ऐसा भी कौन आ रहा है जो आप दोनों इतने खुश हो रहे हैं। हरीश के ये पूछने पर गणेश कुछ बोलने को हुआ, पर उससे पहले ही प्रज्ञा चहकते हुए बोली, हरीश वो ना इंद्र मेरे भाई का क्लासमेट है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त, जिसने हमेशा मेरा भाई को छोड़ मेरा साइड लिया है।
ये बोल वो गणेश को देख हंसने लगी तो गणेश मुंह बनाते हुए बोला, हाँ ये तो है कि वो मेरा दोस्त होते हुए तुम्हारी साइड लेता है, पर मेरे लिए मेरे भाई से कम नहीं है वो। गणेश की बात पर प्रज्ञा मुस्कुरा दी। वही सरिता जी बोली, पर गणेश बेटा उसे कैसे पता कि आप दोनों यहाँ हैं? सरिता जी के सवाल पर गणेश ने कहा, हाँ आंटी उसे पता नहीं था, पर अब हम दोनों यही थे तो मैंने उसे यहाँ का एड्रेस भेज दिया। इस पर सरिता जी ने ठीक है कहा, जिसके बाद फिर सब बातों में लग गए। वही साहिल प्रज्ञा को देख कुछ सोचे जा रहा था। वो सब बातों में बिजी थे और करीब 20 मिनट बाद एक सिक्योरिटी गार्ड आया और हर्ष जी से बोला, साहब बाहर कोई आया है, बोल रहा है कि चोटी मालकिन और उनके भाई के दोस्त हैं। उस गार्ड की बात सुन प्रज्ञा और गणेश का ध्यान उस गार्ड पर चला गया और वही हर्ष जी उस गार्ड से बोले, उसे अंदर भेजो। हर्ष जी की बात सुन वो गार्ड बाहर चला गया और कुछ ही देर में करीब एक 5 फुट 10 इंच का लड़का, जिसने एक टी शर्ट जिसके ऊपर जैकेट पहने और साथ ही जीन्स पहना था, उस लड़के को देख प्रज्ञा और गणेश जल्दी से उसके पास गए और उसे गले लगा लिया और उस लड़के ने भी उन दोनों को खसकर गले लगाया और बोला, कैसे हो तुम दोनों? उस लड़के के पूछने पर प्रज्ञा और गणेश मुस्कुरा दिए और दोनों साथ में बोले, बहुत अच्छे हैं। और वो दोनों उस लड़के से अलग हुए। फिर प्रज्ञा खुशी से उस लड़के के हाथ को पकड़ बोली, इंद्र तुम बताओ तुम कैसे हो, अंकल आंटी कैसे हैं? प्रज्ञा के ये पूछने पर वो लड़का इंद्र बोला, हम भी अच्छे हैं और माँ पापा भी। जिसके बाद गणेश ने इंद्र को कंधे पर मारते हुए बोला, तो इसे बिना बताए आने की वजह बताएंगे? गणेश की बात सुन इंद्र मुस्कुरा दिया और बोला, वो इसलिए क्योंकि मेरा नया ब्रांच मुंबई में ओपन किया है, जिसको संभालने में यहाँ आया हूँ और ये ब्रांच अब मैन ब्रांच बनने वाला है, तो अच्छे से देखना तो पड़ेगा। इंद्र के इस बात को सुन प्रज्ञा और गणेश मुस्कुरा दिए। जिसके बाद गणेश ने इंद्र को सबसे मिलवाया। फिर इंद्र को देखते हुए बोला, इंद्र ये सब प्रज्ञा के ससुराल वाले हैं। जब इंद्र ने ये सुना तो वो हैरान हो गया और गणेश को देखने लगा तो गणेश में मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और बोला, तुमने सही सुना इंद्र, हमारी प्यारी बहन की शादी हो गई है। ये सुन इंद्र के आंखें बड़ी हो गई और उसकी नजर प्रज्ञा पर पड़ी तो उसने देखा कि प्रज्ञा के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था। ये देख इंद्र जैसे जमसा गया था और एकटक प्रज्ञा को देखने लगा। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए बोली, हमें पता है तुम हैरान हो गए होगे क्योंकि हम इस सब में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, पर अब मैंने कर लिया है। ये बोल प्रज्ञा ने साहिल के हाथ को खसकर पकड़ लिया। वही ये देख इंद्र के आंखों में अजीब से भाव दिखने लगे, पर उसने जल्द ही उसे छुपा लिया। वही किसी और ने तो ये नोटिस नहीं किया, लेकिन चांदनी जो उसके आने से लेकर अब तक उसे देख रही थी, उसने इंद्र के आंखों में आ रहे भाव को देख लिया था। जिसे देख चांदनी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आया और वो अपने मन में बोली, अब मजा आएगा, देखते हैं कि आगे क्या होता है। वही इधर साहिल जो चांदनी की ही तरह इंद्र के आते ही उस पर नजर लगाए बेटा था, उसने भी कुछ महसूस किया इंद्र के आंखों से, पर वो सही से समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे भाव थे। साहिल कुछ सोचते हुए इंद्र को देखे जा रहा था। वही सरिता जी इंद्र से कहा, बेटा आप पहली बार हमारे घर आए हैं, इसलिए आज की रात का खाना यहीं पर खाकर जाएं। सरिता जी की बात पर इंद्र कुछ बोलने को हुआ, पर उससे पहले ही प्रज्ञा बोली, हाँ माँ आपने सही कहा। ये बोल वो इंद्र को देखते हुए खुशी से बोली, इंद्र मुझे ना नहीं सुनना, और तुम हमेशा बोलते थे ना कि मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती, इसलिए यहाँ पर टेस्ट करके ही जाओगे। प्रज्ञा की बात सुन इंद्र कुछ बोलना चाहता था, पर गणेश ने भी उसे खाना खाकर जाने के लिए कहा और प्रज्ञा जिद करने लगी तो इंद्र कुछ बोल नहीं सका और खाना खाकर जाने के लिए मान गया। कुछ ही देर में सब डिनिंग टेबल के पास बैठे थे और सरिता जी प्रज्ञा के साथ मिलकर सर्व करने लगे और सबने खाना खाना शुरू कर दिया। इंद्र ने कप पहला निवाला मुंह में डाला तो कुछ देर आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगा और बोला, वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, ये किसने बनाया है? इंद्र के ये बोलने पर सब मुस्कुराते हुए प्रज्ञा को देखने लगे तो इंद्र हैरानी से बोला, प्रज्ञा क्या सच में ये तुमने बनाया है? ये तो सच में बहुत ही टेस्टी है। इंद्र के ये बोलने पर प्रज्ञा खुश हो गई और बोली, हाँ इंद्र ये हमने ही बनाया है और शुक्रिया तारीफ के लिए। इसके बाद इंद्र खाते हुए गणेश से बात कर रहा था, पर एक एक बार उसकी नज़र प्रज्ञा पर आ जाता जो साहिल के साथ बात करते हुए खाना खा रही थी। ऐसे ही कुछ देर में सबने खाना खा लिया, जिसके बाद इंद्र से थोड़ी देर बात करने के बाद प्रज्ञा ने जब तक उसका खुद का घर रेनोवेट नहीं होता तब तक इंद्र को गणेश के साथ उसके घर में रहने बोल दिया, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। उन दोनों के जाने के बाद सब एक दूसरे से कुछ देर बात कर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। जब प्रज्ञा और साहिल कमरे में आए तो साहिल ने प्रज्ञा से कहा, प्रभु क्या वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है? साहिल को इसे अचानक अजीब सा सवाल पूछते देख प्रज्ञा उसे देखने लगी तो साहिल बोला, वो हमने बस इसीलिए पूछा क्योंकि आपके ये बोलने पर कि आपकी शादी हो गई है तो वो हैरान हो गए थे। साहिल की ऐसी बात सुन प्रज्ञा उसे देखने लगी, फिर वो कुछ सोचने लगी, फिर अचानक से उसके होठों पर एक मुस्कान आया और वो उसी मुस्कान के साथ पूछी, साहिल जी कहीं आपको इंद्र से जलन तो नहीं हो रहा है ना? एपिसोड 69 एक टाफा प्यार। प्रज्ञा के ये कहने पर कि उसे इंद्र से जलन तो नहीं हो रहा तो साहिल हड़बड़ा गया और बोला, ऐसी कोई बात नहीं है और हम क्यों किसी से भी जलने लगे? साहिल की बात सुन प्रज्ञा उसे शक सी नजर से देखते हुए बोली, अच्छा अगर कोई जलन नहीं है तो इंद्र से चिढ़ क्यों रहे हैं? प्रज्ञा की बात पर साहिल कुछ नहीं बोला और मुंह फेर कर खड़ा हो गया, जिसे देख प्रज्ञा के होठों पर मुस्कान आ गई। वो उसके पास गई और उसे पीछे से पकड़ बोली, साहिल जी अगर आपको जलन भी हो रही होगी ना तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंद्र को दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानती और ना ही कभी मानूंगी। प्रज्ञा की इस बात को सुन साहिल जो अब तक मुंह फेर कर खड़ा कुछ सोच रहा था वो मुड़ा और मुस्कुरा कर प्रज्ञा को गले लगाते हुए बोला, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बस डर है कि कहीं आप भी मुझे छोड़कर ना चली जाएं। साहिल की इस बात को सुन प्रज्ञा ने उसके गालों को अपने हाथों में लेकर बोली, साहिल जी आप मेरे पति हैं और अब तो मेरे प्यारे से साहू भी बन गए हैं।
प्रज्ञा की बात सुन साहिल उसे अजीब सा मुंह बनाकर देखने लगा तो प्रज्ञा उसके ऐसे चेहरे को देख हंसते हुए बोली, ये क्या मुंह बना रहे हैं आप, बिल्कुल सड़े हुए कद्दू की तरह लग रहे हैं। प्रज्ञा की इस बात को सुन साहिल ने खुद को सही किया और बोला, कुछ भी मत बोले, हम कोई सड़े हुए कद्दू की तरह नहीं दिखते, और ये साहू क्या है। साहिल की बात सुन प्रज्ञा मुस्कुरा दी और बोली, जैसे आपने मुझे प्रभु बनाया वैसे ही मैंने आपको साहू बना दिया। प्रज्ञा की इस बात को सुन साहिल भी मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा ऐसा है। इस पर प्रज्ञा ने हाँ में सिर हिलाया, जिसके बाद दोनों फ्रेश हुए और दरवाज बंद कर दोनों बेड पर एक दूसरे के बाहों में आगोश सो गए। वहीं दूसरी तरफ हरीश, जिसने प्रज्ञा और साहिल की सारी बात को सुन लिया था, वो परेशानी में अपने कमरे के अंदर आते हुए खुद से बोला, ये जलन बस कोई गलत रूप ना ले और इससे इन दोनों के रिश्ते पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। वहीं इधर चांदनी अपने कमरे में बैठकर कुछ सोचने लगी, फिर एक डेविल स्माइल के साथ खुद से बोली, पहले उसके दोस्त से ही उसके प्यारी बहन की जिंदगी बर्बाद करूंगी और फिर सारा इल्जाम उस पर, जिससे उसे भी पता चले अपनों को खोने का दर्द। वो ये बोल ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था। उस शख्स के ये पूछने पर चांदनी बोली, तुम्हारी मदद चाहिए एक काम के लिए जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। चांदनी की बात सुन उस शख्स ने हाँ कहा तो चांदनी ने भी उसे कुछ चीजें समझाने लगी और कुछ देर समझाने के बाद बोली, आप ये कर सकते हैं ना। चांदनी के ये पूछने पर उस शख्स ने कहा, हाँ हो जाएगा, चिंता मत करो, पर हाँ उन लोगों को अच्छे से सबक सिखा देना, जिसके बाद ही तुम उनके आत्मा को शांति दिला सकती हो। उस शख्स की बात पर चांदनी ने आंखों में आग लेकर बोली, हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, उसने जैसे मेरे अपनों को चीना है वैसे ही मैं उसे उसके अपनों को दूर करूंगी। ये बोल उसने फोन काट कर खिड़की से बाहर आसमान को देखते हुए बोली, मैं आपके खातिल को सजा दिए बिना शांत नहीं होंगे, वादा है हमारा। वहीं दूसरी तरफ 12 बजे मुंबई के एक बड़े से बार में इंद्र पैग पर पैग लगाए जा रहा था और अब तक उसने इतने पैग लगा लिया था कि वो सही से टेबल से सिर उठा भी नहीं पा रहा था। इंद्र जब गणेश के साथ उसके घर आया तो वो गणेश के सोने के बाद धीरे से उसे बिना बताए बार में आ गया था और बिना रुके ड्रिंक्स करने लगा। वो नशे के हालात में बस प्रज्ञा का नाम ले रहा था, जिस वजह से जो भी वहां से गुजर रहा था वो उसे अजीब नजरों से देखकर जा रहे थे। वहीं इंद्र इस सब से बेखबर होकर बस प्रज्ञा का नाम ले रहा था कि तभी वहां पर उसके पास एक लड़का आकर बैठा तो इंद्र जो नशे में था उसने सिर उठाया तो देखा कि सामने एक आदमी बैठा था। उस आदमी को देख इंद्र उसे पहचानने की कोशिश करने लगा, पर नशे के कारण उसे कुछ दिख नहीं रहा था और ना ही वो होश में था। वही वो आदमी जो उसके सामने बैठा था उसने पूछा, क्या हुआ सर, आप इतने दुखी क्यों हैं। उस आदमी के ये पूछने पर इंद्र उसे देखने लगा, फिर अचानक व्यंग भरे आवाज में बोला, भाई अब जो इंसान एक शादीशुदा लड़की से प्यार करे तो वो कैसे जीता होगा। इंद्र की ऐसी बात को सुन वो आदमी बोला, क्या मतलब, आपने एक शादीशुदा लड़की से प्यार किया था। उस आदमी के ऐसे बोलने पर इंद्र थोड़े गुस्से में बोला, नहीं सच तो ये था कि मैंने उसे पहले प्यार किया था, बस मैंने उसे बताया नहीं था। ये बोल उसने फिर एक ड्रिंक पिया और बोला, पता है जब से मैंने उसे पहली बार उसे उसके 20 वर्ष के बर्थडे पर मिला था तब से उसे चाहने लगा हूँ। ये बोल वो रुका और हिचकियां लेने लगा, फिर बोला, पर पता नहीं क्यों आज तक उसे ये बात बोलने से डर लगता था। ये बोल फिर वो हिचकियां लेने लगा, जिसके बाद वो बोला, और अब जब मैं बिना डरे बोलना चाहता हूं तो उसकी शादी हो गई और मैं बस बिना कुछ बोले रह गया। फिर इंद्र अपने लाल आंखों से उस आदमी को देखते हुए बोला, मैं ना बस एक बार बोलना चाहता हूं कि प्रज्ञा प्रज्ञा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, पर अब ये नहीं हो सकता। फिर वो एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब मेरा ये प्यार सिर्फ एक तरफा होकर रह गया। एपिसोड 70 विक्रांत और ड्रटी की नजदीकियां। इंद्र के ये सारी बातें सुन वो शख्स उसे देखने लगा, फिर वो बोला, तो तुम उसे ये बता क्यों नहीं देते, क्या पता वो इस शादी से खुश ना हो। उस शख्स की इस बात को सुन इंद्र ने फीकी हंसी हंसते हुए नशे में ही बोला, अगर ऐसा होता तो वो मेरे सामने उसका हाथ पकड़कर नहीं रखती और ना ही इसके जिक्र से उसके चेहरे पर मुस्कान आता। इंद्र की इस बात को सुन वो शख्स कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, तो क्या तुम अपने प्यार को ऐसे ही जाने दोगे और उसे पाने के लिए कुछ भी नहीं करोगे। उस शख्स की इस बात को सुन इंद्र उसे देखने लगा तो वो शख्स बोला, देखो हमें ना कुछ चीजों को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और एक बार उसे अपना बनाने की कोशिश तो करो। उस शख्स की इस बात पर इंद्र सोचने लगा, फिर बोला, हम चाहते हैं कि उसे अपना बनाए, पर इंद्र इससे आगे कुछ बोलता वो शख्स बोला, देखो अगर प्यार किया है तो डरना नहीं चाहिए और बिना कोशिश हार नहीं माननी चाहिए। ये सुन इंद्र अब नशे में थोड़े तेज आवाज में बोला, सही कहा, मैं क्यों डरूं और अब मैं जरूर कोशिश करूंगी। इंद्र की इस बात को सुन वो शख्स मुस्कुरा दिया, जिसके बाद वो इंद्र को ऐसे ही नशे में वही छोड़ चला गया। वही इंद्र नशे में चूर होकर पूरी तरह से होश खो चुका था और वहीं बा में सो गया। वही कुछ देर बाद एक वेटर ने उसे बा के एक प्राइवेट रूम में सुला दिया और वहां से चले गए। अगली सुबह साहिल के घर में सब खाना खाकर अपने अपने काम के लिए निकल गए। वही यशु और गणेश भी तहकीकात करने मुंबई सेंट्रल जेल की तरफ निकल गए। दोनों कुछ देर में जेल के बाहर थे, जिसके बाद दोनों ने कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की और उस जगह पहुंचे जहां शंकर को रखा गया था। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि वहां की सफाई करने जा रहा था, जिसे देख जल्दी से यशु बोली, अंकल यहां सफाई करने की जरूरत नहीं है। यशु की ये बात सुन वो सफाई कर्मचारी उसे देखने लगे तो यशु बोली, अंकल हमने ये इसलिए कहा क्योंकि यहाँ जांच होगी, जिसके लिए यहाँ कुछ भी साफ ना होना ही सही है। यशु की बात सुन उस सफाई कर्मचारी ने हाँ बोला और वहां से चला गया, जिसके बाद यशु और गणेश उस जगह की जांच करने लगे, पर उन्हें कुछ मिला नहीं। वही यशु को अब समझ नहीं आ रहा था कि शंकर मरा कैसे होगा। वो ये सोच ही रही थी कि गणेश का फोन बजा तो उसने जल्दी से उठा लिया। उसके उठाते ही दूसरी तरफ से कमिश्नर सर की आवाज आई, मिस्टर यादव, जिसे सुन गणेश ने फोन को स्पीकर पर लगा दिया और साउंड कम कर दिया, जिससे उनकी बातें सिर्फ उन दोनों को ही सुनाई दे। जिसके बाद गणेश बोला, जी सर बोलिए, यशस्विनी जी भी यहीं पर हैं।
गणेश की बात सुन कमिश्नर सर बोले, ये तो अच्छी बात है, अब आप दोनों को अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़े, वैसे हमने इसलिए कॉल किया था क्योंकि हमें एक क्लू मिला है। कमिश्नर सर की बात सुन गणेश ने पूछा, कैसी क्लू सर, जल्दी से बताइए। गणेश के पूछने पर कमिश्नर सर बोले, वो ये मिस्टर यादव की जो हमने कल शंकर का पोस्टमार्टम कराया था उसमें पता चला है कि शंकर के अंदर कोई जहर था जो असल में स्लो पॉइजन था, जो उन्हें करीब 2 महीने से दिया जा रहा है। कमिश्नर सर की इस बात को सुन यशु और गणेश एक दूसरे को देखने लगे, फिर दोनों की नजर अचानक से उस कोठरी में रखा एक बर्तन पर गया और फिर एक दूसरे को देखने लगे। जिसके बाद यशु ने कुछ सोच कमिश्नर सर से बोली, ठीक है सर, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। यशु की बात पर कमिश्नर सर ने हाँ कहा, जिसके बाद दोनों तरफ से फोन कट गया। वही फोन कट होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देख साथ में बोले, यहाँ के खाने में मिलाकर स्लो पॉइजन दे रहे थे। जिसके बाद गणेश उस बर्तन को देख फिर यशु से पूछा, पर आपने कमिश्नर सर को ये बात क्यों नहीं बताया। गणेश के ये पूछने पर यशु एक गहरी सांस लेकर बोली, हम जानते हैं पर अगर बिना प्रूफ के ये नहीं बोल सकते थे, इसलिए अब इसे हमें लैब में टेस्ट करवाना होगा, जिसके बाद हम ये बात कमिश्नर सर को बोल देंगे। यशु की बात पर गणेश भी सहमत हो गया, जिसके बाद दोनों उस बर्तन को नैपकिन से उठाकर बिना किसी को इसके बारे में वो दोनों वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अपने एक मीटिंग को खत्म कर अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी गाड़ी ट्रैफिक की वजह से रुक गई। जिसे देख विक्रांत ने अपना लैपटॉप उठाया और काम करने लगा और ऐसे ही 10 मिनट बीत गया, जिसे देख विक्रांत ने ड्राइवर से कहा, रतन काका देखिए क्या हुआ है जो ट्रैफिक को खुलने में इतनी देर लग रही है। विक्रांत की बात सुन रतन काका ने हाँ में सिर हिलाया और वो कार से बाहर आकर आगे देखने चले गए। कुछ ही देर में वो वापस आए और विक्रांत से बोले, छोटे मालिक वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो एक डॉक्टर जो वहीं पर थी शायद वो बहुत ज्यादा घायल हुए एक औरत की मदद कर रहे हैं। ये सुन विक्रांत हैरान हुआ और वो भी कार से बाहर आया और उस ओर बढ़ गया, और जब दोनों उस एक्सीडेंट स्पॉट के पास पहुंचे तो देखा कि एक लेडी डॉक्टर उस घायल औरत की मदद कर रही थी। वो लेडी डॉक्टर उस औरत को अच्छे से पट्टी कर वहीं पर खड़े एक आदमी से बोली, देखिए अभी के लिए तो ये स्टेबल हो गई हैं, पर इनका ऑपरेशन होना जरूरी है, इसलिए जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाए। उस लेडी डॉक्टर की इस बात को सुन उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से घायल औरत को कार में बिठाकर वहां से लेकर चला गया। वही विक्रांत इस आवाज को सुन एकटक उस डॉक्टर के बैग को देखने लगा कि तभी वो लेडी डॉक्टर मुड़ी तो वो कोई और नहीं बल्कि धृति थी। धृति वहां से पास में खड़ी उसकी स्कूटी के पास गई और अपने हाथों से ग्लोब निकाल अपने मेडिकल किट के अंदर रख उसे बंद किया और उस किट को अपने स्कूटी के अंदर रख दिया। वही जन विक्रांत ने धृति को देखा तो वो उसी में खो गया, लेकिन जब उसने देखा कि धृति वहां से जाने वाली है तो वो जल्दी से उसके पास चला गया। जब धृति ने विक्रांत को वहां देखा तो वो थोड़ी हैरान हुई, पर फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो वो उसे बिना कुछ बोले स्कूटी स्टार्ट कर जाने ही वाली थी। पर इससे पहले कि उसकी स्कूटी आगे बढ़ती विक्रांत उसके स्कूटी के सामने आकर खड़ा हो गया और धृति को देखते हुए बोला, आप भाग कहाँ रही हैं, और वो भी ऐसे। विक्रांत की बात सुन धृति बिना उसे देख बोली, क्योंकि मुझे कोई बात नहीं करनी इसलिए साइड दे। धृति की बात सुन विक्रांत को अच्छा नहीं लगा और वो उसके पास आया और उसके चेहरे के बिल्कुल सामने आकर उसके आंखों में देखते हुए बोला, अच्छा आपको कोई बात नहीं करनी है पर मैं तो करना चाहता हूँ। ये बोल विक्रांत ने धृति के चेहरे पर आईलेटों को अपने उंगलियों से धृति के खानों के पीछे लगा दिया। वही विक्रांत के ऐसे पास आने पर और उसके हाथों के स्पर्श से धृति सिहर गई और उसका दिल बहुत ही जोर से धड़कने लगा। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।